जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, शानदार होंगे। समीर, विकास, लवली, रोहित, रामानंद, पुरुषोत्तम, मकसूद, अंशु सिंह, श्रीकांत, निखिल, मुस्कान, विप्लव, आशीष, विशाल, शुभम, आदेश, राजू, रेशमा, संजय, अंकित, रूबी, अमर, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे आपका किसको, शुरू कर चुके थे भैया हम स्पोर्ट्स को। तो आप सब लोगों को पीडीएफ तो इसकी मिल चुकी होगी, है ना। पीडीएफ तो जब हमारी लास्ट क्लास हुई थी तो उसमें मतलब जब ये चैप्टर शुरू होता है तो इससे पहले जो लास्ट वाला चैप्टर होगा उसकी लास्ट क्लास में आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल चुकी होगी। और अभी बीच में छुट्टी भी रही है, सैटरडे संडे, तो आपने अच्छे से नोट्स भी बनाए होंगे, थोड़ा थोड़ा करके बनाते रहा करो, है ना। हम लोग इसके आपका हिस्ट्री से पढ़ रहे थे और ये हम पढ़ चुके थे, ये हम पढ़ चुके थे, यहाँ आ चुके थे। ओलंपिक में भारत को अब तक कुल कितने मेडल मिल चुके हैं? ठीक है, तो कितने मेडल मिल चुके हैं? 41। जिनमें से साथी 10 क्या है आपका, सबसे पहले गोल्ड लिखे रहेंगे। 10 आपका गोल्ड अर्थात स्वर्ण पदक है। 10 क्या है? गोल्ड अर्थात आपका स्वर्ण पदक है। 10 आपका सिल्वर, सिल्वर बोले तो आपका रजत पदक है, मेड ऑफ सिल्वर होता है। गोल्ड आपका स्वर्ण पदक होता है। और 21 क्या है ये आप बताएंगे। तो 21 आप कहेंगे भैया ये ब्रॉन्ज मेडल है। तो कितने तरह के मेडल दिए जाते हैं? 3 तरह के। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पहली बार मेडल कब दिए गए थे? क्या जब आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू हुए 1896 में तो पहली बार मेडल दिए गए थे? यस और नो? तो क्या कहेंगे आप सब लोग? आप सब कहेंगे कि भैया नहीं, पहली बार नहीं दिए गए। किस ईयर में दिए गए थे बताएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मेडल हमने जीते हैं वो हॉकी में जीते हैं। हॉकी में हमारे साथी आपका 13 मेडल है। कितने? 13। अब ये समझ जाओगे, बाकी 8 क्या है? गोल्ड है। एक सिल्वर है हॉकी में हमारा। और सिल्वर बहुत पूछा जाता है क्योंकि अकेला है ना, किस ईयर में आया था अभी बताएंगे, धीरे धीरे बात करेंगे। ब्रॉन्ज 4। कुश्ती में हमारे 7 मेडल्स हैं, सिल्वर और ब्रॉन्ज। कोई गोल्ड हमने हॉकी में उसमें कुश्ती में नहीं जीता है। हॉकी टीम जो है वो ओलंपिक में कैसा परफॉर्म करके आई है आज तक हमारी, देखेंगे। 1928 में पहला गोल्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ना पूछा जाता हो कि भारतीय हॉकी टीम, या भारतीय हॉकी टीम भी छोड़िए, भारत के लिए पहला गोल्ड किस ईयर में आया था ओलंपिक में? किस ईयर में आया था? बहुत बढ़िया, बहुत सारे साथियों ने आंसर दिया है कि भैया ओलंपिक मेडल पहली बार 1904 में दिए गए थे। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। गजब गजब गजब। एक आध बच्चा गलत उत्तर भी दे रहा है ना। वो कोई 1930 लिख रहा है, कोई 1960 लिख रहा है। 1960 में मैंने आपको ब्रॉडकास्टिंग बताई थी पहली बार, ब्रॉडकास्टिंग। तो 1928 एम्स्टर्डम में पहला गोल्ड जीता हमने। तो उस टाइम पे हमारी हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? जयपाल सिंह मुंडा। कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमारी हॉकी टीम पहली बार कब जीती है? 1928। और फिर क्रम से जीते हमने लगातार। ऊपर देखो ईयर लिखे हुए हैं। 1928 में पहला आया, 28 के बाद में 1932 में आया। कल मैंने आपको बताया 1936 में ओलंपिक खेल हुए थे क्या? आप कहेंगे नहीं भैया, वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या हो गए थे, 1936 के हुए थे। हाँ 1936 के तो हुए, लेकिन 1940 और 44 के क्या हो गए थे? 1940 और 1944 के क्या हो गए थे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हो गए थे। इसके तुरंत बाद में भारत आज़ाद हुआ 1947 में, 1948 में अगले हुए। फिर अगले 4 साल बाद 1952, फिर 1956। मतलब भारत की हॉकी टीम ने रुकने का नाम नहीं लिया। लेकिन पहली बार जो हमें रोक लगी गोल्ड जीतने में वो 1960 में लगी, 1960 में। देखना जरा ध्यान से। तो यहाँ पे एक गोल्ड हो गया, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन 1960 में हम जीते या नहीं जीते? यहाँ पे पाकिस्तान जीत गया था। कौन जीत गया था यहाँ पे? पाकिस्तान। और यहीं पे आया भारत का सिल्वर। ठीक है। फिर 1964 में हमने जीता, जी भैया। फिर 1980 में हमने जीता, जी भैया। और 1980 में ये हमारा हॉकी में लास्ट गोल्ड था। मतलब इन फ्यूचर हम शायद उसको फिर से पाएं तो तब वो डेटा आएगा। लेकिन अभी तक 1980 के बाद में
हमने हॉकी में कोई गोल्ड नहीं जीता, ये फर्स्ट गोल्ड था हमारा, पहला गोल्ड था हॉकी में। 1980 में क्या हॉकी में लास्ट गोल्ड, ऐसे नहीं, क्योंकि इसके बाद तो आप देखोगे, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, 2008 में अभिनव बिंद्रा जी ने जीता, है ना। 2021 जो टोक्यो हुए वहां पर नीरज चोपड़ा जी ने जीता। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो 1928 1932 कितने हो गए टोटल बताएंगे गोल्ड? इनको तो मिटा दे जहां जहां पे जीते नहीं है आप, ये याद रखेंगे। 1960 में क्या भारत ने जीता? आप कहोगे नहीं भैया, भारत का विजय रथ रुका था। तो चार ऑप्शन देके इतनी बार पूछता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत को हॉकी में हॉकी में गोल्ड मेडल नहीं मिला था। तो ये 4 ईयर देता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 4 ऑप्शन देता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भैया? 1960 में भारत इसमें गोल्ड नहीं जीत पाया था। बात क्लियर है। लास्ट हमारा कहां पे हुआ? मास्को में। पहला कहां पे हुआ था? नीदरलैंड में। पूछा जाता है कि मेजर ध्यानचंद हॉकी के किस ओलंपिक में कैप्टन थे? बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। 1936। बताओ इस टाइम तक हिटलर जो जर्मनी का चांसलर बन चुका था या नहीं? जैसे हमारे यहाँ पीएम होता है, हमारे यहाँ पीएम के पास पावर्स हैं, आप पढ़ते होंगे ना। भारत के यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को कारिणी जो है हमारे यहाँ शक्ति किसके पास है देश में भैया? प्रधानमंत्री के पास। ऐसी जर्मनी में किसके पास है? तो जर्मनी में जो पावर्स हैं वो है आपका, जर्मनी में जो पावर्स हैं वो किसके पास में है? बोलो भी फटाफट से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जर्मनी में जो पावर है वो किसके पास में है? चांसलर के पास में है। क्या हुआ? कहाँ 30 हो गया? अच्छा, यहाँ पे 30 हो गया। नहीं भैया 36 होगा ना, 4 साल बाद आएगा। 30 के बाद 36 हो गए, 1936 होगा। 40, चार चार जोड़ लो ना, मैंने कल नहीं बताया आपको कि भैया 4 4 सालों के अंतर पे होता है, ये दो हुए नहीं है। 1936 से 30 नहीं है, देखो इसको देख लेना कभी, ये गलती से लिखा है ना। तो जर्मनी मैंने मैं बताया था आपको, चांसलर बन गया था हिटलर। तो यही वो ओलंपिक है जहां पे मेजर ध्यानचंद जी को प्रलोभन दिया था। किसने? जब उसने खेल देखा मेजर ध्यानचंद जी का, क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी प्रयागराज में पल जन्मे, और उनके पास साथ ही उन सारी चीजों का अभाव था जो एक एथलीट के पास होनी चाहिए। कहते कि रेलवे की पटरियों पर उन्होंने तैयारी की, और उस बात का वो प्रतीक है मेजर ध्यानचंद जी कि आपके पास जो अभाव है ना आगे बढ़ने के लिए, अगर वो नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिशतता कम होती है, लेकिन प्रतिशतता जब वो कम होने के बावजूद कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो बड़े रिजल्ट्स लेके आता है। तो हिटलर ने देखा इनका गेम, इनके भाई भी थे रूप सिंह, मेजर ध्यानचंद जी के भाई का क्या नाम है? रूप सिंह। वो भी ओलंपिक में जब हॉकी टीम थी तब खेलते थे, वो भी इन्हीं की तरह एक बड़े आपका हॉकी के प्लेयर थे। उनके नाम पे रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम भी है, आपने देखा होगा एमपी में या पढ़ा होगा। तो भाई साहब हुआ क्या कि ये तो एक मैच में 8 8 10 10 गोल करते थे। तो इनके लिए मैच बीच में से क्या हो गया आपका, शिकायतें होती थी बहुत ज़्यादा कि भैया इनकी तो कुछ आपका हॉकी की स्टिक में कुछ लगा हुआ है। तो इनकी हॉकी स्टिक की भी जांच हुई। एक बार बड़ा कमाल हुआ कि आपका मेजर ध्यानचंद मैच खेल रहे थे, तो हाफ टाइम तक मेजर ध्यानचंद से कोई गोल नहीं हुआ। समझना आप, बड़े कमाल बात है। तो मेजर ध्यानचंद से उनके खिलाड़ियों ने पूछा कि ध्यानचंद आज क्या हुआ, आज गोल क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो उन्होंने कहा भाई मैदान में गड़बड़ है, इसके मेजरमेंट में गड़बड़ है मैदान के में, और ये फुली मेजर्ड नहीं है। तो उन्होंने शिकायत कर दी बीच में कि भाई मैदान की माप करो। आप समझना, प्रैक्टिस जो चीज़ होती है। तो उन्होंने जब शिकायत की तो सबने बोला यार कैसी बात कर रहे हो तुम, ओलंपिक में मैदान ठीक नहीं है। तो उस मैदान की मेजरमेंट हुई, तो उसके जो मेजरमेंट्स थे वो 6 to 8 इंचेस कम या ज़्यादा थे, और उसकी वजह से उनकी जो सेट थी, मतलब उन्होंने डायमेंशंस पे प्रैक्टिस की थी। कहते हैं ना कि स्टूडेंट को प्रैक्टिस करनी चाहिए, इतनी खतरनाक प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वो इधर उधर सब जानता हो। तो मतलब बड़ा लोगों को उस टाइम पे एक आश्चर्य हुआ कि यार बड़ी कमाल बात है, इतनी खतरनाक प्रैक्टिस। और मेजर ध्यानचंद ने तो ऑफर दे दिया, बोले कि भाई मेजर ध्यानचंद तुम हम तुम्हें सेना में बड़ा पद देंगे।
तुम हमारे यहाँ पे आके काम करो। तो मेजर ध्यानचंद जी ने एक बात कही थी, बड़ी कमाल बात है। मेजर ध्यानचंद जी, तो उन्होंने पूछा तुम्हारे लिए तुम्हारे देश ने क्या किया, तो मेजर ध्यानचंद जी ने एक बात कही थी, और आप भी सीखना उसको बड़े ध्यान से, सतर्क होकर सुनिए। उन्होंने कहा मेजर ध्यानचंद तुम्हारे देश ने तुम्हारे लिए क्या कहा है, तो मेजर ध्यानचंद ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है कि हमेशा मेरा देश मेरे लिए कुछ करे, मेरी भी ड्यूटी है कि मैं अपने देश के लिए क्या करता हूँ। मतलब इससे बड़ा स्टेटमेंट देशभक्ति के लिए कुछ हो नहीं सकता, कि हम सबकी ड्यूटी है। हम दरअसल में क्या होते हैं, देश के ऊपर बहुत सारी शिकायतें कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी ड्यूटीज को भूल जाते हैं कई बार, कि हमारी ड्यूटीज क्या है। तो हमें अपनी ड्यूटीज पहले रखनी होंगी। बहुत बढ़िया भैया, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है, वो क्रिकेट का स्टेडियम है, हाँ जी। वहां पे सचिन तेंदुलकर जी ने 200 रन बनाए थे, 200, 200। किशन लाल क्यों इंपोर्टेंट है भैया, ये क्यों हमने लिखे हैं? देखो हम 1947 में आजाद हुए, किससे आजाद हुए थे हम बताएं? तो आप कहोगे भैया हम ब्रिटेन से आजाद हुए, और यूके में ही क्या है, लंदन है। तो लंदन से यहीं पे हमारा फाइनल भी इनसे, और लंदन में ही जाके हमने अंग्रेजों को हराया। बड़ी कमाल बात है। और थैंक यू मनोज भाई, और थैंक यू। 1980 में वासुदेव भास्करन, क्योंकि ये हमारा लास्ट है, तो 1980 के बाद में फिर हमने कोई गोल्ड जीता नहीं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। पिछला वाला 2021 में मनप्रीत सिंह टोक्यो में ब्रॉन्ज जीता। 1975 देखो, ये ओलंपिक नहीं है, कभी इसको ओलंपिक सोचो। ये सिर्फ कैप्टन हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, तो इसलिए मैंने लिखा है। हमने सिर्फ हॉकी का एक ही आपका हॉकी में हमने सिर्फ एक ही साथी वर्ल्ड कप जीता है, द ओनली वर्ल्ड कप। एकमात्र विश्व कप कब का है हमारा हॉकी का, 1975 में। आपको होगा अच्छा भैया ये ओलंपिक है, तो कैप्टन्स की वजह से हमने यही हाथों हाथ याद कर लिया कि देखो मैं आपको बताऊं, हॉकी के जो ओलंपिक ओलंपिक तो अलग बात रही, हॉकी के जो वर्ल्ड कप थे वो 1971 में शुरू हुए थे। 1971 में हम थर्ड पोजीशन पे आए थे, 1973 में हुआ था फिर से, तो हम सेकंड पोजीशन पे आए थे। 1975 में जब हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ तो हम फर्स्ट पोजीशन पे आए थे, ठीक है, और हमने यहाँ पे पाकिस्तान को हराया था। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं किनारे पे लिख लेना छोटका सा, है ना, इंपॉर्टेंट करके, ठीक है। आगे आएंगे, नेक्स्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलेंगे हमें। आगे आएंगे, नेक्स्ट। मेजर ध्यानचंद जी के बारे में, क्योंकि बड़ा नाम है, तो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 1905 में हुआ। 1979 एसएससी जीडी में पूछा था, ऐसी जर्नली मैंने ये फैक्ट लिखा था, एसएससी जीडी 2022 ने पूछा था, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, प्रयागराज, इलाहाबाद। इन्हीं की याद में हम क्या मनाते हैं, 29 अगस्त को खेल दिवस, स्पोर्ट्स डे किसकी याद में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी की याद में, ठीक है। अब आते हैं, ये तो टीम का परफॉर्मेंस जान गए आप हॉकी का। अब आते हैं कि जो भारतीय खिलाड़ी फेमस हैं, प्लेयर्स जिन्होंने ओलंपिक में अच्छा परफॉर्म किया है, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। भैया मैंने कल ही बैच खरीदा है, अब पीछे का कैसे कवर करूं, बच्चा उसी क्रम से चलो। अब देखो आपने बाद में ज्वाइन किया तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अब ऐसा तो हो नहीं सकता। अब आप एग्जाम से 15 दिन पहले बैच खरीदेंगे तो कैसे बात बनेगी, एक महीने पहले। लेकिन अभी भी समय है, तो एफर्ट्स लगाइए, और उस एग्जाम में काम नहीं आएगा तो अगले एग्जाम में काम आएगा। तो मेहनत करिए, है ना, शिकायतें नहीं कि मैं कैसे करूं। अब ऐसे हर बच्चा पूछेगा तो ये तो आपको जर्नल सेंस होना चाहिए, इतना कॉमन सेंस रखना चाहिए कि ज़्यादा मेहनत, आप बाद में दौड़ोगे और जो पहले से दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो, वो कॉमन सेंस की बात है। एकल व्यक्तिगत स्पर्धा में, एकल मतलब व्यक्ति जब अकेला खेले, जैसे हॉकी खेल रही है तो हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं टोटल, भैया 11 खिलाड़ी होते हैं, तो वो एक टीम है। तो एकल व्यक्तिगत स्पर्धा में, यानी फर्स्ट गोल्ड इन सिंगल्स इवेंट, अभिनव बिंद्रा जी, ये अकेले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने गोल्ड दिलाया। 2008 बीजिंग में, बड़ा पूछा जाता है। इनकी बुक मैंने आपको बताई थी, जरा आंसर कर दें फटाफट से। कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं, 10 मीटर एयर राइफल। अच्छा भैया ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है क्या एग्जाम में, कि अभिनव बिंद्रा जी ने किस आपका प्रतिस्पर्धा में जीता था, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर? हाँ जी, मैं आज ही जब क्वेश्चंस का चुनाव कर रहा था तो मैंने देखा 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने
किस प्रतिस्पर्धा में मेडल जीता था? तो ऑप्शन थे 10 मीटर, 15 मीटर, और आपका एक था डबल ट्रैप। इतना अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा कि मैंने तो आज के 3 बजे के प्रैक्टिस सेट में भी उसको ले लिया। ऐसे बन जाते हैं क्वेश्चन। जैसे रिसेंट में मनु भाकर जी जीती हैं तो उनसे क्वेश्चन बन जाएगा मनु भाकर ने कौन से इवेंट में जीता। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री इनकी बुक है। एकल प्रतियोगिता में सबसे पहले पदक, ये क्या है? स्वर्ण है। अब बात करें सिर्फ मेडल की, तो वो थे आपके कुश्ती में, नीचे फोटो आप देख सकते हैं, केडी जाधव, केदार जाधव जी थे। इन्होंने हेलसिंकी ओलंपिक हुए थे 1952 में, और एकल प्रतिस्पर्धा में कौन सा मेडल जीता था? भारत के लिए ब्रॉन्ज जीता था। हॉकी का तो रिकॉर्ड हमारा अलग हो गया, 1928 में वहां पे गोल्ड आया। किस तरह से हमने जीते वो भी जाना। अब बात करते हैं अकेले के दम पे किसी ने गोल्ड जीता है नहीं जीता? जी हाँ, अभिनव बिंद्रा। अच्छा भैया, पहला मेडल कब आया था इंडिया का? अगर हॉकी टीम की बात अलग हटा दें तो आप कहोगे एकल अकेले के दम पे केडी जाधव जी ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में जीता था। कौन सा स्पोर्ट्स खेलते थे? कुश्ती। ठीक है, कौन सा स्पोर्ट्स था इनका बताएंगे एक बार? भैया रेसलिंग से थे, रेसलिंग, रेसलिंग से, कुश्ती से। थम्स अप करके बताओ, बातें क्लियर है ना सारी? आराम से, बड़े प्यार प्यार से पढ़ना है। नोट। अब भैया जब हमने पहला गोल्ड जान लिया, पहला सिल्वर जान लिया, तो पहला सॉरी ब्रॉन्ज जान लिया हमने, ये क्या है? ब्रॉन्ज। तो भैया पहला सिल्वर किसने जीता? तो पहले व्यक्तिगत रजत पदक विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं शूटिंग में। और अभी क्या नाम लिया था मैंने? किस बात के लिए क्वेश्चन लिया मैंने आज? डबल ट्रैप। डबल ट्रैप आज की विजेता सीरीज का क्वेश्चन है। कोई दिक्कत? बोलेंगे भी फटाफट से, कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्या बोलेंगे? गोल्ड किसका होगा? अभिनव बिंद्रा जी का हो गया। और ब्रॉन्ज किसका हो गया? केडी जाधव जी का। खसाबा, बाबा बोलते हैं इनको, दादा खसाबा जाधव। सॉरी मैंने अभी केदार बोला ना, केडी, केदार, केदार नहीं है मतलब, खसाबा, खसाबा, खसाबा। ठीक है, आगे आएंगे। 2012 में ओलंपिक हुए थे लंदन में। ये जस्ट रिकॉर्ड के लिए पढ़ना है, इनके बस नाम जान लेने। नाम जानने से क्या मतलब है कि क्योंकि देखो अभी कौन से ओलंपिक हो चुके हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रोबेबली पूछे जाने के चांसेस होंगे 2024 से। फिर इसका पिछला वाला 2021। ठीक है, 2021 से पहले ये क्या है? लंदन का। तो इनके बहुत कम चांसेस हैं। ये हमने करंट अफेयर्स में लगातार पढ़े भी होंगे, 2024 वाला भी आपने पढ़ा होगा। तो इनकी एक रीडिंग लगाते हैं सबकी, है ना, एक रीडिंग। 2012 में ओलंपिक लंदन में हुए थे, वो 30वें ओलंपिक थे। जैसे पेरिस के कौन से हैं? 33वें। यहाँ पे भारत ने 6 पदक जीते थे, 3 सिल्वर थे, 3 कांस्य थे। उन सब के नाम यहाँ हैं, इन्हें आप देख लेंगे कौन कौन नाम थे। विजय कुमार जी शूटिंग में जीते थे, सुशील कुमार कुश्ती में जीते थे, योगेश्वर दत्त कुश्ती में जीते थे, गगन नारंग शूटिंग में। इस बार एमटीएस, अभी जो एग्जाम चल रहा है एमटीएस का, ठीक है, उसमें पूछा गया एमटीएस के रिसेंट में एग्जाम में, गगन नारंग का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से, क्योंकि मेडल जीत रखा है। साइना नेहवाल बैडमिंटन से, मैरी कॉम ने मुक्केबाजी। इनकी बस रीडिंग लगानी है, इनको फैक्ट्स को रटना नहीं है, बस एक रीडिंग। ओके, 2016 की भी रीडिंग लगाएंगे एक। रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में, ये कौन से थे? 31वें थे। और यहां पे भारत को सिर्फ 2 मेडल मिले थे। पीवी सिंधु सिल्वर। कौन सा गेम खेलती हैं पीवी सिंधु बताएंगे? क्या बोलोगे भैया? बैडमिंटन। साक्षी मलिक ये कुश्ती रेसलिंग से थी, इनको भी मिला। अब बात आती है, जब महिलाओं के नाम आप देख रहे हैं तो भैया कोई ऐसी वुमेन भी तो होंगी जिन्होंने कभी सबसे पहले मेडल जीता होगा। पहली बात तो ये, किसी वुमेन ने मेडल जीता है? नहीं जी भैया, जीते हैं। तो पहली वुमेन कौन है? क्या बोलोगे? बोलेंगे भी फटाफट से, क्या बोलेंगे आपका? भैया आपका डबल ट्रैप से क्या मतलब होता है? डबल ट्रैप मतलब प्रतिस्पर्धा, उसमें बच्चा पार्ट होते हैं, जैसे 10 मीटर हम पढ़ रहे हैं, ऐसे ही डबल ट्रैप होता है आपका। ऐसे ही फिर आपका 15 होता है, 50 मीटर भी होता है ना, वो उसके टाइप हैं। सर आपकी स्टैटिक जीके की बुक आएगी नहीं? अभी नहीं बच्चा, मैंने आपसे कहा था ना, अभी उसको मत खरीदना, अभी उसको मत खरीदना। अभी तो वो मार्केट में तो मिल जाएगी आपको, है ना। जो नई बुक है वो आएगी आपका, अभी उस पर काम चल रहा है अपडेशन के लिए। मैं ये सोच रहा हूँ, उसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि जैसे आपको 2025 में कोई एग्ज़ाम देना है, तो उस ईयर में फर्स्ट डे को आ जाए। फर्स्ट डे को मतलब 1 जनवरी को उसकी लॉन्चिंग हो जाए, है ना। बाकी तो आपके पास ये डेटा है ही।
नहीं भी काम को चलाना है तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत। पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं, ये फैक्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और कब जीता था भैया इन्होंने? सबसे पहली बात तो इनका संबंध रेसलिंग से है। और सन 2000 में जब सिडनी सिडनी में ओलंपिक हुए थे, सिडनी यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जब ओलंपिक हुए तब इनका मेडल आया। इससे है, रेसलिंग से है। और 2000 में सिडनी ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? कांस्य पदक जीता था। स्वतंत्र भारत यानी जब भारत आजाद हो गया था, जैसे 1947 में भारत आजाद हुआ, तो पहली महिला एथलीट कौन थी? नीलिमा घोष थी। ये बस एक नाम याद रखना है। आप कहोगे भैया वो तो पूर्णिमा बनर्जी भी हमने पढ़ी थी 1920। तो बच्चों 1920 में भारत आजाद थोड़ी ना था। भारत तो आजाद हुआ 1947 में, लेकिन नीलिमा घोष जी का कोई मेडल नहीं आया है। नीलिमा घोष जी का कोई मेडल नहीं। तो क्या बोलेंगे? कर्णम मल्लेश्वरी। किससे? रेसलिंग से थी। टोक्यो ओलंपिक की एक रीडिंग लगाएंगे, ये ज्यादातर लोगों को पता होगा। ये 32वें ओलंपिक थे, 32वें थे। ठीक है, अब इनसे ही क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतने एथलीट थे, इतनी टीम थी। 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त। अब मैं आपसे पूछूं ये कितने दिन हो गए, जरा ये बताओ। यहां से एक डेटा क्लियर होता है कि ओलंपिक कितने दिनों तक होते हैं लगभग। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक कितने दिन बनेंगे? फटाफट से कौन बच्चा सबसे पहले बताएगा? देखना एक गिनती भी नहीं होने की बहुत सारे लोगों पे तो। बोलो भाई। बोली इसके लिए टोक्यो, मैंने आपको ये बताया तो बहुत सारे देश बोली लगाते हैं, लेकिन क्या सबको मिलता है? ऐसे समझो जैसे टेंडर दिया जाता है। लेकिन बोली में कामयाब कौन हुआ? टोक्यो। टोक्यो में साथी मसालधारी उस जो होता है आपका, जो टॉर्च लेके चलता है, वो उसी कंट्री का होता है। यानी कि टोक्यो में ओलंपिक हो रहे हैं, तो जो टॉर्च बियरर होगा वो कहाँ का होगा? टोक्यो, जापान में, तो जापान का। तो जापान की नायोमी ओसाका उस टाइम पे रही थी। रीडिंग लगाओ इसकी बढ़िया से। उद्घाटन नारोहितो ने किया। नए खेल इसमें स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे जुड़े थे जब 2020 में। सबसे ज्यादा पदक यहाँ पे 7 मेडल जीते थे अकेले एमा मैकॉन ने। एमा मैकॉन ने माइकल फेल्प्स का रिकॉर्ड तोड़ा या नहीं तोड़ा? बताना जरा। देखो अब तुम बताओ, तुम्हारे कितने बच्चों पे तुम पे गिनती नहीं आती? 3 ऑप्शन मैं देख रहा हूं यहाँ पे लगातार, 15, 16 और 17। 15, 16 और 17 बोलेंगे। भैया नीलिमा घोष कौन सा खेल वो साथी हर्डल, बाधा दौड़ होती है ना, जिसमें आपने देखा ऊंची ऊंची वो लगी रहती है, कूद के भागना होता है, तो नीलिमा घोष हर्डल रेस थे। पूछा नहीं जाएगा कभी। तुम्हारा क्या करूं मैं, बताओ। गिनती नहीं कर पा रहे हो बहुत सारे बच्चे। इतनी जल्दी क्यों करनी है? आराम से काउंट कर लो, तुक्का क्यों लगाना है? जुलाई कितने का होता है ये बताओ फटाफट से। आप कहोगे जुलाई 31 का होता है। 23 से काउंट करना था तो 22 काउंट नहीं करने हैं, तो 9 तो वो बच गए आपका। सीधी सी बात है। अब उंगलियों पे थोड़ी गिनना है। इतने बड़े हो गए तो उंगलियों पे गिनोगे इसको। 9 वो बच गए और 8 तक चले आपका। अभी भी गलत करोगे। बहुत बढ़िया। चलो जोड़ लेना आराम से, लिख लिख के, छोटे बच्चे की तरह। भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम थी। ठीक है, कौन थे? भारतीय ध्वजवाहक तब की बात है, अब नहीं पूछा जाएगा। उस टाइम पे मुझे बताओ 2021 में भारत की रैंक कितनी थी? सिर्फ ये डेटा याद रखना है। 2021 में यानी पिछले वाले में अमेरिका 39 गोल्ड के साथ फर्स्ट पे था, और भारत की रैंक कितनी थी? 48। फटाफट से बताओ 2024 में भारत की रैंक कितनी है? पेरिस ओलंपिक में भारत की रैंक कितनी है? भारत के कुल पदक उस टाइम पे 7 आए थे। मीराबाई चानू जीती थी। ये बस हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं पुरानी। ठीक है। रवि दहिया कुश्ती में जीते थे। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जीती थी। तो पीवी सिंधु तो भैया इससे पिछला भी जीती थी। अभी आपने हमको बताया था पीवी सिंधु जो है वो आपका 2016 में भी जीती, साक्षी मलिक के साथ में। 2 ही मेडल हमारे आए 2016 में। ओहो, तो इसका मतलब ये इनका भैया दूसरा मेडल था। जी हाँ। तो सिंधु लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो क्या बोलेंगे? इन कॉन्जिक्यूटिवली इन 2 ओलंपिक गेम्स। कॉन्जिक्यूटिवली मतलब लगातार 2 ओलंपिक खेलों में। भाई 2016 में इनका आ गया, 2020 में इनका आ गया। 20 वाले याद रख लेना, कोरोना की वजह से 20 में ना होके कब हुए थे? 21 में, 2021 में। 2021 में वो हुए।
तो ये कौन बनी? ये पहली भारतीय महिला बनी, यानी इनसे पहले कोई ऐसी फीमेल एथलीट नहीं थी जिसने 2 मेडल जीते हों, ये पहली बनी है। अब तो आपको पता है 2024 में तो कौन बनी है ऐसी? मनु भाकर भी बनी है। भाई उनके भी कितने मेडल हो गए हैं? 2। यस और नो? यस और नो बोलेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आंसर आता हुआ बच्चों का। भैया ओलंपिक में भारत की इस बार पेरिस में 71वीं रैंक है, 71वीं। बहुत शाबाश, बहुत शाबाश। अब बेटा एक बात सोचना, आप में से जिसको इसका आंसर नहीं पता है तो आपकी चीज़ों को जानने में रुचि कम है। कुछ बच्चे 80 आंसर कर रहे हैं, कुछ आपका ज़्यादातर तो 71 लिख रहे हैं, है ना? बहुत बढ़िया। इससे पहले सिर्फ पहलवान सुशील कुमार थे जिन्होंने भारत के लिए 2 पर्सनल गोल्ड, व्यक्तिगत का मतलब होता है अकेले, नॉट एज ए टीम, एज इंडिविजुअल, अकेले के दम पर जीतने का गौरव हासिल किया था। इनके भी 2008 और 2012 में 2 मेडल आए थे। तो क्या बताएंगे? पीवी सिंधु से पहले कौन 2 व्यक्ति हैं, पीवी सिंधु से पहले कौन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 मेडल जीत रखे हैं लगातार? तो 2008 आपका एथेंस, नहीं 2004 के थे, 2008 मतलब बीजिंग, और 2012 लंदन। ये किसने जीते? सुशील कुमार ने। और पीवी सिंधु ने 2016 और 2020। समझ रहे हो? पहले 2008 में हुआ, 2008-12 सुशील कुमार 2 लगातार मेडल। 2012 के बाद कब होगा? 2016, 2020 पीवी सिंधु 2 लगातार मेडल। ओके बॉस। लवलीना बोरगोहेन जीती थी, बजरंग पूनिया जीते थे, आपका हॉकी टीम मनप्रीत सिंह जीती थी। और मैंने आपको बताया था, जरा बताना लास्ट गोल्ड हमारा कब आया था हॉकी में? 1980। और 1980 के बाद में हमको मेडल ही नहीं मिला। तो 41 साल बाद, यानी कि 2021 में जब आपका ओलंपिक हुए तो कितने गैप हो गया बताओ? 41 ईयर्स का भैया। और 41 ईयर्स के बाद में हमको हॉकी में कोई हमको मेडल मिला। ये तो बात रही थी हमारी। नीरज चोपड़ा जी तब आपका गोल्ड जीते थे 87.58 मीटर भाला फेंक के। इन्हीं की मेमोरी में हमने 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस को मनाना शुरू किया। जैवलिन थ्रो बोलते, भाला फेंकना मतलब समझते हो? जैवलिन थ्रो। अब तो पूरा देश जानता है इनको, ठीक है? नहीं तो इनसे पहले तो जैवलिन थ्रो नाम का गेम भी होता है, बहुत कम बच्चे जानते थे। है ऐसा या नहीं है? तो ये तो हुई पुरानी बातें जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे पेरिस ओलंपिक 2024 से। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। अच्छा, करंट अफेयर्स में किसने पेरिस ओलंपिक को बहुत बढ़िया से कर रखा है बताओ जरा। भैया मैं ओलंपिक का कोई भी फैक्ट बता दूंगा। कौन से ओलंपिक थे? 33वें ओलंपिक थे। जो आपने अब तक पढ़ा हो डेटा और आज वाले डेटा को पढ़ना, आप कहोगे भैया ये हुई ना बात। चले, पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त तक हुए दोस्त। आप कहोगे भैया इस बार हुए हैं 16 दिन। कितने दिन हुए हैं? 16 दिन। कितने दिन होता है? तो एसएससी ने तो क्वेश्चन पूछा, ओलंपिक खेलों की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? और उसने ऑप्शन दिए थे, जैसे 23 दिन, 16 दिन, 29 दिन, 33 दिन। बहुत बढ़िया, आनंद मेरे भाई, तुम्हारी बात पढ़ के आनंद आ गया। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। अब देखो ग्रीष्मकालीन मतलब जो गर्मियों में होते हैं, और जो सर्दियों में होते हैं उनको भी अभी आगे पढ़ेंगे, वो विंटर ओलंपिक होते हैं। विंटर ओलंपिक होते हैं। ये हुई ना बात। देखो हमारी और बच्चों की बैठ लग गई है यहाँ पे। भैया मैं क्वेश्चन बता दूंगा कोई भी। सर मेडल भारत में ज्यादा क्यों नहीं है, चीन में ज्यादा है? बेटा पिछली क्लास में आंसर दिया मैंने इसी बात का। बुद्धू रोज नहीं सुनते हो? बहुत बढ़िया, पुष्पेंद्र जी हमेशा बहुत खुश रहे। नोट। अब देखो पेरिस ओलंपिक कब से शुरू हुआ था? 26 से। लेकिन कुछ ऐसे स्पोर्ट्स थे इसमें जो लंबे चलते हैं, हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी, 3/24 से ही शुरू हो गए थे। तो मैं आपसे कभी भी क्वेश्चन बोलूंगा, ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स, आप अपने साथियों से पूछना, कहना बता ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स है जैसे 26 तारीख को आपका ओलंपिक शुरू होते उससे 2 दिन पहले शुरू हो गया था? रग्बी, हैंडबॉल और फुटबॉल, ठीक है। पेरिस 3 ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन का मतलब 3 आपका समर ओलंपिक,
3 समर ओलंपिक कौन से? 1900 में जो दूसरे ओलंपिक थे, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा साथ ही देखना। आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुए थे? 1896 में हुए थे भैया पहली बार। दूसरे कहां पर हुए थे, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, तो वो फैक्ट आपका यहां से क्लियर होगा। 1900 में कहां पे हुए थे? पेरिस में। पेरिस ने 1924 में भी और 2024 में भी, क्योंकि यहां कितने साल हो गए थे? 100 साल। बड़ा आसान फैक्ट है, देखो 2024 तो सबको पता ही है, इससे 100 साल पहले हुए थे। तो 100वें साल को सेलिब्रेट करने के लिए इसीलिए जिम्मेदारी दी गई इस बार किसको? पेरिस को। और दूसरे जो थे 1900 में, 1900 सन 1900 में, वो भी यहीं पे हुए थे। कितनी बार हो गए टोटल अब तक पेरिस में? 3 बार। 2024 की मेजबानी, मेजबानी का मतलब होता है होस्ट करने वाला, जहां पे आयोजन होता है, ये दूसरा शहर बन गया। क्यों भैया, कोई और शहर भी है जिसने 3 बार किया है? हाँ जी, लंदन एक ऐसा शहर है। लंदन याद है 1948 में हमने कहां पे हराया था, हॉकी में गोल्ड जीता? हॉकी में जब हमने गोल्ड जीता, मैंने कहा ना आजाद होते ही हमने अंग्रेजों को ही हराया फाइनल में। और 1908 में और 2012, अभी हमने पढ़ा 2012 लंदन में, ठीक है, जहां पे हमारे 6 खिलाड़ी मेडल जीते थे। 2012 और आपका एक आजादी के बाद 1948 में और आपका 1908 में। तो लंदन पेरिस से पहले वो शहर है जिसने 3 बार होस्ट किया है। 3 बार होस्ट करने वाले कौन कौन से हो गए बताएंगे? लंदन हो गया हमारा, ठीक है, और उससे पहले पेरिस। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फटाफट से बताना। पेरिस में 2024 से पहले कब ओलंपिक हुए थे? पेरिस में 2024 से पहले कब हुए थे भैया? 100 साल पहले, 1924 में। अच्छा, पहले कब हुए थे पेरिस में? पहले पेरिस के पूछ रहा हूं, 1900। ठीक है। थीम क्या थी इस बार की हमारी? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, थीम। ठीक है, किसी भी गेम को जब चलाते हैं तो लोगों के अंदर एक थीम दी जाती है पूरी दुनिया में, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं और मनाते हैं। आदर्श वाक्य क्या बना इस बार का? गेम्स वाइड ओपन। और शुभंकर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, द, क्या बोलेंगे? फ्रीज। क्या बोलते हैं इसको? द फ्रीज। फ्रीज के नाम से भी जाना गया है इसको। क्या बोलेंगे? फ्रीज के नाम से। अब ये फ्रीज क्या है? दरअसल में कहाँ पे हो रहे थे ये गेम्स? तो आप कहोगे भैया ये गेम्स हुए हमारे सारे के सारे कहाँ पे? फ्रांस में, पेरिस में। तो फ्रांस में क्रांति हुई थी। आप जब पॉलिटी को पढ़ते होंगे तो पॉलिटी में आप एक बात पढ़ते होंगे कि हमारे यहाँ पे जो समानता और बंधुत्व की बात है, उसको हमने कहाँ से लिया है? फ्रेटर्निटी वर्ड है, बंधुत्व, भाईचारा, ये सब कहाँ से लिए हैं हमने? तो आपको भैया फ्रांस की क्रांति से, यानी फ्रांस की क्रांति में नारा लगा होगा। तो फ्रांस में एक रिवॉल्यूशन हुआ था, क्रांति हुई थी, हर देश में होती है ज़्यादातर। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था 1789 से 1799, 1789 से लेके 1799 तक था। तो वहां पर ये उस समानता को बढ़ाने के लिए अब इनको मौका मिला, तो इन्होंने यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ये जो साइन थे उस टाइम के, फ्रीज को दिखाया गया है, फ्रीज। ठीक है, फ्रीज दो हैं। पेरिस ओलंपिक में 206 देश के राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, हर देश की मतलब राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, और आईओसू, आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, शरणार्थी ओलंपिक टीम ने भाग लिया। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति समझ गए, मैंने आपको बताया था हर देश की अपनी एक ओलंपिक कमेटी होती है। जैसे भारत की ओलंपिक समिति की अगर हम बात करते हैं, तो भारत की ओलंपिक समिति कब स्थापित हुई? तो आप कहेंगे 1927 में, 1927 में। और 1927 में आपका मुझे बताओ कौन अध्यक्ष बने थे? तो आप कहोगे भैया टाटा साहब को बनाया गया था। ओके। पेरिस ओलंपिक में 10,500 प्लस खिलाड़ी। कुल स्पोर्ट्स कितने थे? 32 स्पोर्ट्स थे। और स्पोर्ट्स में इवेंट्स भी होते हैं, आपको पता है, जैसे शूटिंग में ही हमने अभी 3-4 नाम ले लिए, कुश्ती में होती हैं आपके अलग अलग वेट्स हैं। तो इस तरह से 329 इवेंट्स थे और 32 स्पोर्ट्स थे। इस बार 4 खेल, ब्रेकिंग अर्थात ब्रेक डांस, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग। स्केट बोर्डिंग समझते हो, वो जो सड़क पे देखे होंगे तुमने, स्केटिंग जानते हो ना, जो छोटे छोटे पहिए लेके उस पर सड़क पर तेज भागते रहते हैं, एक दो पहिए जूते पहन लेते हैं, स्केट्स बोलते हैं इनको। एक स्केट बोर्डिंग, यानी बोर्ड पे स्केटिंग होती है, अक्सर आपने देखा होगा, उसमें यहाँ पे पहिए लगे रहते हैं और इसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, उसमें भगाते हैं इसको वो। और आपका सफिंग नहीं, सर्फिंग को शामिल किया गया, जिसमें
ब्रेकिंग यानी ब्रेक डांस ने ओलंपिक में अपनी शुरुआत की, पहली बार ऐड किया गया है। उद्घाटन समारोह ओलंपिक इतिहास में पहली बार किसी नदी में। आप वीडियो देखना इसकी सेरेमनी का वीडियो। तो कहाँ पे है सेरेमनी का वीडियो? आप कहोगे भैया कहाँ पे है आपका? पेरिस में, नदी में, बोट्स में, याच जो आपका वहां पे सिप है उनको नदी में उतारा गया और उनमें बड़ी अच्छी सेरेमनी हुई। तो किसी नदी, सी नदी में, आज तक कभी नदी में इसका आपका इसको क्या बोलेंगे आपका सेरेमनी नहीं हुई थी, पहली बार हुई है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक है। थॉमस बाक है। 11 वर्ष और 11 महीने के स्केट बोर्डर अभी बताया मैंने, स्केट बोर्डिंग, ठीक है, स्केट बोर्डिंग को करने वाला झिंग, एक नाम याद रख लेना, झिंग जो चाइना का था, भाग लेने वाला सबसे कम उम्र का ओलंपियन है। तो इस बार के पैरिस ओलंपिक में सबसे कम उम्र का पार्टिसिपेंट कौन था? झिंग। स्केट बोर्डिंग खेलता है, कितने का है? सिर्फ 11 वर्ष का। अब आप बताइए मेडल जीतने के चांसेस कितने वर्ष खेलेगा? है? चाइना, आप डेस्परेट समझ सकते हैं कितना ज्यादा है ओलंपिक्स के लिए। हमारे यहाँ 11 साल के बच्चे क्या कह रहे होंगे? ना के बराबर तो खिलाएंगे, बोले पढ़ेगा सरकारी नौकरी लगेगा तभी जिंदगी बनेगी, नहीं तो फिर जीवन में बर्बाद हो जाएगा और कुछ हो नहीं सकता फिर। ठीक है। घुड़सवारी में स्पेन के 65 वर्षीय जुआन एंटेनियो जिमनेज, कौन? जुआन, स्पेन का, 65 साल के दादाजी भी गए घुड़सवारी में। सैल्यूट करेंगे जब हम कहते हैं कि उम्र के आगे लोग हार मानते हैं, उनके लिए ये मैसेज है। उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से पीवी सिंधु और शरत कमल थे। उद्घाटन, उद्घाटन का मतलब जब ओपनिंग सेरेमनी हुई, लेकिन जब समापन हुआ, समापन समारोह में हमेशा मौका उसको मिलता है जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया। तो यहाँ पे मनु भाकर और PR श्रीजेश को मौका मिला। मतलब जो ओपनिंग हुई गेम्स की, ओपनिंग में कौन थे आपका? पीवी सिंधु और शरत कमल, ठीक है, 26 जुलाई को। और जब समापन हुआ आपका तो कौन थे आपका? तो आप बोलेंगे मनु भाकर और PR श्रीजेश। उद्घाटन समारोह में, सेरेमनी में भारत कॉल सीट पर 84वें, यानी कि कॉल सीट मतलब जिस देश में आयोजन होता पहले उसकी टीम इस तरह से, तो भारत कौन से पे था? 84th पे, 84 पे। और जब वो आपका क्या बोलेंगे समापन हुआ तो 85वें पे। तो ओपनिंग सेरेमनी पे तो 84 पे थे हम, और क्लोजिंग में कितने पे थे? 85 पे। अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 रिले में भारत की तरफ से टॉर्च बियरर रहे, ठीक है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इनको ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार भी दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए कि पहली बात तो अभिनव बिंद्रा जी को ओलंपिक ऑर्डर, मतलब ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो अपनी रेस्पेक्ट दिखाती है इसको ऑर्डर को देके, ठीक है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक ऑर्डर जो दिया गया आपका, वो किसको दिया गया? तो आप बोलोगे भैया इसको बोलते हैं रिजर्व्ड ओलंपिक ऑर्डर, अभिनव बिंद्रा जी को, क्योंकि इनसे पहले किसको मिला है ये बताएं इंडिया में। अब पता चलेगा आपने पैरिस ओलंपिक को पढ़ा है या नहीं, देख के तो बता देते हो बेटा। इनसे पहले किसको मिला था ओलंपिक ऑर्डर, बताओ। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत अच्छी बात है अविनाश भाई, इतना ही हौसला आपको रखना है। सर जितना आपने पढ़ा है मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज करके तैयार किया। करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जरूर तैयार होता है। कई बार तो जब हम अपने इनिशियल फेज में होते हैं तो हमको ऐसा लगता है चीज़ें यार भूल रहे हैं हम, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन जब आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो आप ही वो छात्र होंगे जो ये कहेंगे हाँ भैया चीज़ें पहले से बेहतर हुई हैं। तो जब पहले से बेहतर हुई हैं तो और ज़्यादा बेहतर की जा सकती है, उससे भी ज़्यादा बेहतर की जा सकती है। आपको क्या लगता है जब मान के चलो मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो मुझे याद होगा? आज भी मुझे बहुत सारी चीज़ें याद नहीं होती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कमेंट्स देख के बच्चे हेल्प करते हैं, है ना, कई चीज़ों को। लेकिन मैक्सिमम चीज़ें जो याद होती हैं उसका रीज़न होता है क्या बार बार हमने उसको बोला है। अब कम से कम 100 बार स्ट्रेटेजी की पढ़ाई होगी, ये अंतर होता है बस। बहुत बढ़िया, इंदिरा गांधी जी को मिला है, ये हुई कमाल बात। ये वो बच्चे हैं जो बैट में मुझको हरा रहे हैं, इन्होंने शर्त लगा के मुझको हरा दिया, देखो, है ना। इसके पूर्व में इंदिरा गांधी जी को यह अवार्ड मिला, जिन्होंने नोट्स बनाए होंगे उनको पता होगा और किसी बच्चे को पहले से भी पता होगा।
गगन नारंग को भारत का सेफडी मिशन नियुक्त किया गया है। ठीक है, कि भाई खिलाड़ियों को सेफ रहना है। बहुत सारे खिलाड़ी क्या है, टॉक्सिन्स ले लेते हैं, कई बार इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को इंजेक्ट कर लेते हैं, उस सब के लिए मैसेज देने के लिए। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग चीयर फॉर भारत था। हैज चीयर फॉर भारत मतलब अपनी खुशी होती है ना, वो मतलब आप चलाएंगे तो समझ जाएंगे इंडिया की तरफ से भारत के लोगों को खुशी है। भारतीय दल में 117 एथलीट थे, जिनमें 70 पुरुष, नहीं 70 नहीं, 70, जिसमें 20 नहीं 70 पुरुष थे। 70 मेल थे आपका, 70 भैया नीचे भी करना है ना, 20 नहीं 70 लोग गए थे। 70 मैंस, ठीक है, मेल, और 47 क्या थी, फीमेल एथलीट्स थी। 47 महिलाएं शामिल थी। भारत ने 65 टोटल साथी भाग लिया आपका 65 स्पर्धाओं में। जो 329 इवेंट है उनमें से कितने में था इंडिया, 65 में। और 16 खेलों में भाग लिया, टोटल 32। यानी अभी ये तो आप समझिए, अभी तो हम सारे स्पोर्ट्स में भी भाग नहीं लेते हैं, अभी तो हम सारी इवेंट्स में भी भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में। अब आते हैं यहाँ पे पेरिस ओलंपिक में पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन रहे, तो जानते होंगे नीरज चोपड़ा जी। क्या मिला, सिल्वर। इस बार गोल्ड हमको मिला या नहीं। भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो में मनु भाकर शूटिंग में रही। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या मिला, ब्रॉन्ज। मनु भाकर सरबजोत सिंह जी के साथ में मिक्स्ड टीम में 10 मीटर एयर पिस्टल में ही क्या जीता, ब्रॉन्ज। तपलिन कुसाले जो महाराष्ट्र से थे, इन्होंने 50 मीटर राइफल में थर्ड पोजीशनिंग आई इनकी, यानी थर्ड पोजीशनिंग पर भी ब्रॉन्ज मिलता है। हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता। और अमन सहरावत, इन्होंने कुश्ती में 57 केजी में ब्रॉन्ज जीता, अमन सहरावत। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अमन सहरावत सबसे कम उम्र के ओलंपियन बन गए हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या बोलेंगे, सबसे कम उम्र के ओलंपियन बन गए। भैया भारत रत्न पॉलिटिशियन को ही क्यों दिया जाता है, तुम पॉलिटिशियन को वोट ही क्यों देते हो, देते हैं ना वोट, चुनते हैं उनको, शक्ति उनके पास में। अपने लोगों को भैया ज्यादा देंगे। इस देश में जिन लोगों ने क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, सही मायने में बदलाव किए हैं, उनको ना के बराबर इस देश में सम्मान मिलता है, उनको ना के बराबर सम्मान मिलता है। सम्मान मिलता है किनको, नेताजी लोगों को। ठीक है, देश ही ऐसा, देश का कल्चर ही ऐसा बनाया गया है। कोई आएगा जो बदलेगा इस कल्चर को। मनु भाकर ने 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता। इस बार कितने मेडल आए हमारे, बताएंगे भैया जी। टोटल 6 मेडल आए। इन 6 में सबसे पहले मनु भाकर ने पहला मेडल दिलाया हमको, और अमन सहरावत सबसे युवा बने। मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली, क्या बोलोगे, निशानेबाजी में पहली। भाई इनसे पहले पीवी सिंधु जीत चुकी हैं, साक्षी मलिक जीत चुकी हैं। इनसे पहले तो भैया अगर हम बात करें आपका, हमारी बॉक्सर मैरी कॉम जीत चुकी हैं, और भी मेडल इनसे पहले आ चुके हैं। लेकिन निशानेबाजी में इनसे पहले किसी ने था, तो क्या पूछेगा आपसे, शूटिंग में फर्स्ट मेडल लाने वाली फीमेल कौन है, तो आपका आंसर आएगा मनु भाकर है। कौन सी कैटेगरी में है, 10 मीटर आपका शूटिंग में। साथ ही स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही एडिशन में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय। देखो अभी मैंने आपको बताया था पीवी सिंधु ने 2 मेडल जीते, लेकिन क्या एक ही ओलंपिक में जीते थे, यस और नो, यस और नो। तो आप कहेंगे भैया 2008, 2008 और 2012 सुशील कुमार ने जीते थे, और सुशील कुमार जी ने जीते अलग अलग में जीते। 2016 और 2020, 2020 क्या बोलेंगे, ये किसने जीते थे बताएंगे एक बार। तो आप कहोगे भैया पीवी सिंधु, लेकिन क्या एक ही ओलंपिक में, आप कहेंगे नहीं। आप कहोगे भैया ये 2 मेडल एकमात्र ओलंपिक में मनु भाकर जी ने जीते हैं। ठीक है, दिक्कत। भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 कुश्ती जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा रहे। सुशील कुमार जी ने जीता, नीरज चोपड़ा जी 2020 में गोल्ड जीता था, इस बार सिल्वर जीता। पीवी सिंधु भैया जीत चुकी हैं 2 बार, और अब मनु भाकर चौथी इंडियन हो गई हैं, चौथी इंडियन। लेकिन एक ही ओलंपिक में 2 मेडल आने वाली पहली है। इन सब ने अलग अलग में जीता, जैसे नीरज चोपड़ा 2016 2020, पीवी सिंधु क्या 2016 2020, इनका क्या सॉरी 2016 2020 2024 रहा नीरज चोपड़ा जी का, 2020 2024। पीवी सिंधु बताओ भाई 2000 2016 2020, सुशील कुमार 2008 2012, है ना, एक क्रम से चल रहे हैं, ऐसे समझिए जैसे एक सीरीज बन गई हो, देखना
2008, 12। इनका कब आया था? 2016 और 20। इनका कब आया? 2020 और 24। और मनु भाकर 1 में ही, 2024 में। अमन सहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बने हैं। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे प्रयास में, इस बार इन्होंने कितना भाला फेंका? 89.45 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल करते हुए कौन सा? सिल्वर मेडल। गोल्ड किसने जीता था? पाकिस्तान के। आपने देखा था उनके खिलाड़ी के संघर्ष को, कितना गरीबी स्थिति में थे वो। नीरज चोपड़ा जी ने उनकी मदद की थी, उन्होंने इंटरव्यू में कहा था अपने में कि भाला दिलवाया था इन्होंने उनको, तो बड़ा सम्मान दिया था उनको पाकिस्तान में भी। क्योंकि ऐसे हालात होते हैं ना कि भाई, जैसे लोग कहते हैं, अब हिंदुस्तान में एक प्रचलन हो गया, जैसे हिंदू मुसलमान जो अशिक्षित हैं, तो उनके बीच में जो अशिक्षित लोग हैं, नेता लोग, वो क्या प्रचार प्रसार करते हैं हिंदू मुस्लिमों को बांटने के लिए? बोले मुसलमान बड़े कट्टर होते हैं। यही बात मुसलमानों में चलती है कि हिंदू बहुत कट्टर होते हैं। जब आप हिंदू हैं तो आप उनके बारे में ऐसा व्यू सुनते आए हैं लोगों से, और जब आप मुस्लिम हैं तो हिंदुओं से ऐसा व्यू सुनते आए हैं। लेकिन ये सब बातें किन के लिए होती हैं? ये सब बातें होती हैं साथी उनके लिए जो सच में कट्टरवाद का प्रतीक है, जिन्होंने वो मैसेज दिए हैं जनता को। लेकिन सही मायने में क्या होता है? जो सच्चा हिंदू होता है वो कभी, या जो सनातन सभ्यता है वो कभी लोगों को बांटने की बात नहीं करती, वो तो लोगों को जोड़ने की बात करती है। ऐसे ही जो सच्चा मुसलमान होता है, किसी ने प्रश्न किया था, तो मैं एक वफे, मतलब एक बहुत बड़े विद्वान हैं, ठीक है, इस्लामिक लिटरेचर के, तो उनसे किसी ने क्वेश्चन किया था, तो मैं उनकी किताब को पढ़ रहा था, सवाल जवाब है उनके, ठीक है, उनकी किताब का नाम है इस्लाम कुछ जिज्ञासाएं, वो पर्सन। तो उनसे किसी बच्चे ने कहा था कि जी इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ के क्यों देखा जाता है, क्यों कहा जाता है आतंकवादी मुसलमान होता है? तो उन्होंने एक बड़े शानदार से उत्तर दिया। उन्होंने कहा नहीं, सच्चा और अच्छा मुसलमान कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब बचे हुए कौन लोग, मतलब सच्चे हिंदू और सच्चे मुसलमान, बाकी कौन है? वो ब्रेन वॉश्ड लोग हैं, जिनका कोई भी प्रयोग कर लेता, जो अपने मस्तिष्क का खुद प्रयोग नहीं करते। भाई आप समझिए, आप इंटेलिजेंट हुए, आप एक विद्वान व्यक्ति हैं, विद्वान होने की तरफ हैं। अब ऐसे आके तोड़ी तो आपको कुछ भी कोई बहका लेगा। अगर किसी ने आपको बहका लिया तो फिर आपकी खुद की एजुकेशन, खुद की समझ, खुद की सहज बुद्धि, उस इंट्यूशन का कोई अर्थ बचा नहीं। इसीलिए कभी बहकना नहीं है, चीज़ों के बारे में क्या करना है? विचार करना है। जब आप विचार करेंगे तो कोई भी आपको नहीं बहका सकता है। जब आप विचार करे बगैर किसी की बात पर, अड़ी हुई बात पर, जिसको मैं कहता था, मैंने आपको एक सिद्धांत बताया था, किसका बताएंगे? कि हमारे दिमाग में चीज़ें सेट की जाती हैं बचपन से ही। और करते कौन लोग सेट हैं दिमाग में हमारे? जिन्होंने पिछली पीढ़ी से सीखा, और उनके दिमाग में किसने? उससे पिछली सीढ़ी ने। ऐसे होता है। तो नीरज चोपड़ा जी इस बार रजत पदक जीते। तो खेल भावना के लिए देखिए पाकिस्तान के लिए कितना प्रेम मिला, देश की तरफ से प्रेम मिला, नहीं मिला? तो हिंदुस्तान प्रेम करना जानता है, ठीक है। अब लेकिन मान के चलो पाकिस्तान से कोई उधर से पता चलता फायरिंग हुई है, तो हमारा देश प्यार थोड़ी ना देगा इस बात पे कि भाई आओ इनसे प्यार कर लेते हैं, इन्होंने गोली चलाई है। तो कहने का मतलब है एक्ट्स के बदले में कोई भाव मिलता है। आगे ऐसे समझो, इस बार मेडल आया जैसे हमारे घर में मेडल आ गया हो। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वर्ग में ऐतिहासिक फाइनल से पहले 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया उन्हें। इससे पहले उन्होंने क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन यूई सुसाकी को हराया था, और यह मेडल तो उनका फिक्स हो गया था, वही फाइनल रह गया था बस, तो कोई मेडल ही नहीं दिया गया इनको। भारतीय पक्ष में मेडल के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट CAS में अपील की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। आर्बिट्रेटर ऑफ स्पोर्ट, यहाँ पे क्या होता है? आपको कोई भी शिकायत करनी है तो पूछ ले, ओलंपिक की उस शाखा का क्या नाम है जहाँ पे आपको कोई कंप्लेंट करनी होती है एट ड्यूरिंग ओलंपिक गेम्स, तो आप कहेंगे CAS है। जी हाँ, अरशद नदीम थे पाकिस्तान से, बिल्कुल ठीक है। साथ ही विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में हॉकी टीम ने ओलंपिक हॉकी के इतिहास में 13वां पदक दिलाया। मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या रहे हैं हमारे, 8 आपका गोल्ड रहे हैं, 4 आपके ब्रॉन्ज रहे हैं और 1 सिल्वर रहा है 1960 में। 8 गोल्ड भी मैंने आपको बता दिया, बाकी 4 सिल्वर हैं हॉकी में। तो कुल कितने मेडल हैं हॉकी में हमारे? 13।
पुरुष हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक इतिहास में अब तक जीते गए 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक हैं। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई, लेकिन कांस्य पदक के ब्रॉन्ज मेडल के लिए जो मैच हुआ था हॉकी टीम का, उसमें स्पेन को हमने हराया था, तब हमने अपना ब्रॉन्ज फिक्स किया। भारत की ओर से रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी का सदस्य चुना गया। तो आईओसी की भारतीय सदस्य कौन है भैया? नीता अंबानी। और साथ ही में पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन हुआ। किसने किया? ये भी नीता अंबानी ने किया। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा, प्यूमा समझ रहे हो, जिसपे वो जिसके शूज पे आप देखोगे शेर का साइन होता है। तो प्यूमा इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के ऑफिशियल फुटवियर के लिए, आधिकारिक फुटवियर के लिए, किसके लिए? ऑफिशियल फुटवियर के लिए इंडियन ओलंपिक, जो साथी आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, उसके साथ में पार्टनरशिप कर ली है। अदानी ग्रुप, जो गौतम अदानी का है, अदानी ग्रुप को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया है। मतलब एक स्पॉन्सर होता है हमेशा गेम्स में, प्रायोजक का मतलब होता है जो स्पॉन्सर करता है गेम को, ठीक है। पर प्रचार प्रसार भी उसका होता है, लेकिन जो पैसा होता है फिर उसी का लगता भी है वहाँ पे, मैनेजमेंट में, चीज़ों के खर्चे में, और उसके एड्स वगैरह होते हैं फिर वहाँ पे, ठीक है। जैसे मान के चलो कभी इवेंट्स होते हैं, जैसे आप बहुत सारे लोग आते हैं भाई आपका इवेंट कर लेते हैं। अभी यूपी में हुआ था ना खेल, कबड्डी हुए थे ना आप यूपी में, यूपी खेल के नाम से, तो वो सब लोग आए थे यहाँ। तो वो सब लोग यहाँ पे आके मिले तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि जी हम इसको प्रायोजित कर दें, मतलब आपका नाम आएगा टीवी वगैरह पे सब जगह, और आप इसके लिए जो पैसे खर्च कर दें। मैंने कहा भैया हाँ, ऐसे ही ठीक है, ठीक है। अदानी ग्रुप को पेरिस ओलंपिक में, याद है ना बाईजूस का क्या हुआ था? बाईजूस आपने देखा होगा, क्रिकेट, उनको तो क्रिकेटर्स ने पहना। इस देश में तो क्रिकेट से ज़्यादा तो इस टाइम पे प्यार ही नहीं है किसी को, तो क्रिकेटर्स ने पहना उसको, अपने यहाँ लगाया था बाईजूस को चेस्ट पे। पर आपने देखा ही बाईजूस का क्या हुआ, बहुत सारा मतलब जो एड्स के थ्रू लोग आएंगे, जैसे आरडब्ल्यू है, उसकी एक पहचान है, एड्स नहीं चलते, ठीक है। और सब कुछ ऑर्गेनिक है, मतलब माउथ पब्लिसिटी है, बच्चों ने ही भेजा। हमारे इधर से तो कॉल भी नहीं होती, जैसे ज़्यादातर क्या होते हैं, इंस्टीट्यूट कॉल्स कराते हैं तो वे बच्चों से बात कर लो। बहुत सारे लोगों ने वेंडर्स बना रखे हैं कि कैसे ही बच्चों को कोर्स दिलाओ। हमारे यहाँ क्या है कि ठीक है बच्चा लेगा तो खुद लेगा अपने आप ही स्वयं। तो माउथ पब्लिसिटी हुआ, जैसे जैसे बच्चे सेलेक्ट हुए, गाँव गाँवों से बच्चे सेलेक्ट हुए, उसने अपने मोहल्ले में बताया, मोहल्ले में जब गाँव में सिलेक्शन हुआ तो पड़ोसी गाँव को बताया, दोस्तों को बताया, तो वो एक चैन अपने आप ही बनी है, जो एक विश्वास से बनी हुई है। ऐसे नहीं कि कंट्रोवर्सी करके किसी को कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको कुछ बोल दिया और फिर लाइमलाइट में आ जाएं, फिर थोड़ा बहुत आप बिजनेस कर लें, थोड़ा बहुत कुछ कमाई हो जाए, वो एक पहचान नहीं रही है, ठीक है। तो प्रायोजक का काम ही ये होता है कि अपने एड्स रन कराना और उसके लिए पैसा खर्च करना। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने भी क्या कर दिया, संन्यास लेने की घोषणा कर दी। भारतीय इंडियन आर्मी के साथ ही एक सेवारत अधिकारी, मतलब सेवारत अधिकारी का मतलब होता है कि सर्विंग आपका आर्मी ऑफिसर हैं, मतलब ऑन ड्यूटी हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन साई अशोक। ये क्या भैया, ये भी ओलंपिक में खेलने गए थे? नहीं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बन गए हैं। किसमें भैया? बॉक्सिंग में। रेफरी समझ रहे हो ना, जो देखता है गेम्स को ध्यान से, दोनों खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, अभी रुकना है, अभी रोकना है, कितने पॉइंट्स हो गए, उस सब पे ध्यान रखता है ना। सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बन गए, किसमें? बॉक्सिंग की वजह से, बॉक्सिंग। ओके बॉस, यहां तक का काफी है ना आज। यहां से फिर पढ़ेंगे कि भारत के इस बार के ओलंपिक में कौन कौन पदक से चूक गया था, क्योंकि जो पदक से चूके हैं ये नहीं पूछेगा किसको मेडल नहीं मिला है, उनके मेडल में वो किस इवेंट से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे अविनाश सांबले है, ये स्टीपल चेस से है, तो इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछे जाएंगे अविनाश सांबले जी का संबंध किस स्पोर्ट से है, वो किस स्पोर्ट से रिलेट करते हैं। ठीक है बॉस, ठीक है बॉस, बताएंगे भी फटाफट से, आगे आएंगे, बोलेंगे भैया। भैया एक लड़का भी तो है आलोक राठी, वो करता प्रमोशन, आपका नहीं। हमारा प्रमोशन मतलब हमारे थ्रू नहीं करता होगा, उसको लगता होगा कि भाई बच्चे ज़्यादा हैं आरडब्ल्यूए से पढ़ने वाले, और वो आरडब्ल्यूए से पढ़ के आपका प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। वो इस एसएससी जीडी में उसके 160 में से 160 मार्क्स है पिछली बार, अच्छी बात है ना, आपको प्रेरणा लेनी चाहिए।
तो उसको लगता होगा भाई बच्चे आरडब्ल्यू से पढ़ने वाले, मैं भी आरडब्ल्यू से पढ़ने वाला, तो बच्चे पसंद करेंगे, उस हिसाब से वो कंटेंट देता होगा कुछ, है ना। ये तो अच्छी बात है भाई, आप भी कल कामयाब हो गए, आप कल टॉप करें। मैं तो ये कहूँगा कि आप अच्छे से रन करें, आपको बच्चों में फेस जाएगा, आप पढ़ाएं उनको अच्छे से। अगर आपके अंदर पढ़ाने की क्वालिटी है, हो जाएगी इन्हेंस, मेहनत करें, आप भी पढ़ाएं अच्छे से। ये तो अच्छी चीज़ होती है, इससे बढ़िया कुछ होता नहीं। ओके ओके ओके, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, मिलते हैं कल एक अच्छे रिवीजन के साथ में। थैंक यू।